Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Hafiz Qasim Ali. I am currently PhD scholar at Karadeniz Technical University, and before coming to Turkey, I was working as assistant professor at Civil Engineering Department of the University of Lahore. I am certified Turkish language instructor. If you get interested in learning Turkish language, you can contact me on my WhatsApp number. And if you need any further information regarding today's topic, you can also contact me on my given number. And if you don't feel comfortable to contact me, you can follow me on Ehka Urdu platforms. I have made a page on various platforms and channels. You can follow me on those platforms to get timely information regarding different scholarship opportunities in Turkey. So today's topic is scholarship opportunities and importance of learning Turkish language to study in Turkey. I will be mainly covering scholarship opportunities, and in between the lines, I will talk about importance of Turkish language also. So before moving into the detail of my presentation, I would like to thank Dr. Muhammad Abu Bakr, Associate Director, Students Affairs, UAF Sub-Campus Burewala, and Dr. Sajid Mahmood Nadeem, Principal, UAF Sub-Campus Burewala, for inviting me on International Education Expo 2023. I had made presentation also, but I want you to have all the details regarding scholarship opportunities in Turkey. So I will get you to explore these things on website. So जब आप टर्की की स्कॉलरशिप्स के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन अगर आप टर्की से हासिल करते हैं, ख़ास तौर पे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, तो आपको क्या एजुकेशन हासिल करने के बाद क्या बेनिफिट्स होंगे। तो ये जो यहाँ पे वेबसाइट है, इसके ऊपर जो चीज़ें दी हुई हैं, उसमें मेनली उन्होंने आपको बताया हुआ है कि एकेडमिक्स कितने हैं, इंटरनेशनल एकेडमिक्स कितने हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कितने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वेबसाइट पे मौजूद है। मैं आपको मेनली ये टर्की बुर्सलारी ये वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, और उसके अलावा जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जाके आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनका मैं डॉक्टर साहब के साथ लिंक शेयर कर दूँगा। आप यहाँ पे आके इसको सारी को एक्सप्लोर करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कौन से क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे आके अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे डिफरेंट आगे सब मेन्यूज़ थे जिनको मैंने अलग-अलग ओपन कर लिया ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो जाए। तो इस वजह से ये सारे टैब्स जो अलग से ऊपर आपको खुले हुए नज़र आ रहे होंगे, इनके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो मैं आपको इनके थ्रू जो है वो गुज़ारता हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें जो मेनली यहाँ पे जो सबसे पहला मैंने टैब खोला हुआ है, इसके अंदर आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि आपकी जो एजुकेशन यहाँ से आप लेंगे, उसकी आपको इक्विवेलेंसी मिल जाएगी। आपको एचईसी आपकी डिग्री को अटेस्ट करता है। जो यूनिवर्सिटीज़ में आपको यहाँ से तुर्की बुर्सलारी के थ्रू प्लेस किया जाएगा, उसकी डिग्री को एचईसी भी जो है वो एक्सेप्ट करता है। और उसके अलावा जब आप यहाँ पे टर्की में आएँगे तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं कुछ। आप यहाँ पे टर्की बुर्सलारी पे आके फिर आगे फर्दर कंट्रीज़ में जाके अपना 1-2 सेमेस्टर के लिए वहाँ पे जाके रिसर्च का प्रोग्राम हो या कोई पर्टिकुलर आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हों, तो वो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिलेगा, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन आप करेंगे। तो इसमें ये सारी डिटेल है, मैं इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊँगा, आप इसको खुद रीड करेंगे। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊँगा जो विदिन गिवन टाइम है 20 मिनट्स के अंदर, 20 मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर मुझे ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है।
इरास्मुस एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है, इसमें आप 1-2 सेमेस्टर के लिए यूरोपियन यूनियन प्रोग्राम के अंदर रहते हुए, उसके सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर रहते हुए आप डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ टर्की का ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ का एग्रीमेंट हुआ है। तो आप यहाँ पे पढ़ते हुए आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट करती है और आपका जीपीए काउंट होता है, तो उसकी बेस पे आप सेलेक्ट होके तो आगे डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके अपनी स्टडी 1-2 सेमेस्टर पूरे डिग्री प्रोग्राम के अंदर 1-2 सेमेस्टर के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा मेवलाना एक्सचेंज प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप मेनली ये इस्लामिक एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं और इस्लामिक कंट्रीज़ को के साथ इनका है। इनका जो इरास्मुस वाला प्रोग्राम है उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ है और जो मेवलाना एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके अंदर मेनली जो है आपकी इस्लामिक कंट्रीज़ आ जाती हैं। और उसके अलावा एक फ़राबी एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें आप विद इन कंट्री जो है वो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। तो इसके हवाले से जो फ़र्दर डिटेल है वो आप यहाँ पे वेबसाइट को के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको आप रीड करके तो उससे निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर जो टर्की स्कॉलरशिप्स हैं उसके अंदर रहते हुए अगर आप देखें तो ये टर्की स्कॉलरशिप जो है गवर्नमेंट फंडेड है, फुली फंडेड होता है। इसमें आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा टैब वो भी कि उसके अंदर क्या-क्या मौजूद है। स्कॉलरशिप अगर फुली फंडेड कहते हैं तो उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो ये स्कॉलरशिप इस वक़्त जो है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्कॉलरशिप प्रोग्राम समझा जाता है और इसके अंदर इन्होंने जब 2012 में स्टार्ट किया तो उस वक़्त 40,000 एप्लीकेशंस थी और जो लास्ट ईयर इनका 2023 के अंदर क्योंकि ईयर के स्टार्ट में इनका स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, वो भी अभी मैं आपके साथ कैलेंडर शेयर करूँगा कि कब से लेके कब तक आपको एप्लीकेशंस फिल करनी होती है और उसके बाद क्या-क्या स्टेजेस होते हैं, वो सारी आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे अब 1,17,000 एप्लीकेशंस तक 162 डिफरेंट कंट्रीज़ से 1,17,000 तक एप्लीकेशन जा चुकी हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग इस स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड होते हैं इसको अवेल करने के हवाले से। फिर नेक्स्ट मेन्यू में आ जाते हैं तो इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि तुर्की स्कॉलरशिप क्या करता है आपके लिए। तुर्की स्कॉलरशिप आप दूसरी जब आप बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जिसमें आप अप्लाई करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको खुद से प्रोफ़ेसर्स, यूनिवर्सिटी सारा कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे ये होता है कि यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट प्लेसमेंट ये जो तरक्की बुर्सलारी है, ये खुद करते हैं। ये आपको नहीं कहते कि आप ढूँढें और ये करें। और उसके अलावा आपकी ट्यूशन फ़ी कवर होती है। उसके अलावा आपको टर्किश लैंग्वेज सिखाई जाती है यहाँ पे भी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको टर्किश लैंग्वेज पहले से आती है तो उस सूरत में ये होगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहाँ जहाँ पे इनको ये देखें ना कि 1 साल के लिए आपको एक आपके ऊपर ये इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको लैंग्वेज ऑलरेडी आती है तो ये उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेव हो जाती है और वो आगे आपका मेनली डिपार्टमेंट के अंदर आपको प्लेस कर देते हैं। और उसके साथ-साथ अगर आपको लैंग्वेज ऑलरेडी आती है तो उसमें ये चीज़ कन्फ़र्म होती है कि आप वाक़ई में टर्की में इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और जब उनको ऑफ़र हो जाता है तो वो आते ही नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में जब आप को लैंग्वेज आती होगी तो आपके लिए आसानी होगी इस स्कॉलरशिप को विन करने में। और इसके जो क्राइटेरियाज़ हैं उसके ऊपर हम अभी जाएँगे डिटेल में। लेकिन ये है कि आप चूँकि मैं खुद लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, तो अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, तो मैं आपको ड्यूरिंग आपकी जो एजुकेशनल पीरियड है, 4 ईयर प्रोग्राम है या आप 3 ईयर प्रोग्राम में हैं, तो उसमें आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो मैं आपको डिग्री कंप्लीट होने तक बगैर कोई ज़्यादा बर्डन डाले आप सिर्फ़ मेरी क्लास अटेंड करें, तो आपको अल्टीमेटली जो है वो जब आप वहाँ से डिग्री कंप्लीट करेंगे, यहाँ से आपको लैंग्वेज के लिए आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप ईज़िली उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएँगे। और ये बात याद रखिएगा कि जब इंटरव्यूअर्स होते हैं या आपकी जो सिलेक्शन कमेटी होगी, उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे।
तो उनके अंदर जब आपने ये लिखा होगा ना कि आपको टर्किश लैंग्वेज ऑलरेडी आती है, तो वो उनको एक प्लस पॉइंट लगता है। और उसके साथ इसके साथ कि आपका जीपीए कितना है, वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सर्टिफ़िकेट्स हों, तो वो आपके चांसेस बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके आपको मल्टीटास्कर होना चाहिए। आपको एट अ टाइम एजुकेशन को भी लेके चलना है, और साथ-साथ जो है वो आपको यहाँ इनकी बहुत सारी कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे आप पढ़ने के बाद ना सिर्फ़ अपनी डिग्री लें, इनके कल्चर को भी प्रमोट करें, इनकी लैंग्वेज को सीखें और उसको भी प्रमोट करें। तो इस वजह से आपको टर्किश लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। उसके बाद टर्किश लैंग्वेज की बात होगी, फिर आप अगर इस स्कॉलरशिप को विन करते हैं, तो अकोमोडेशन भी इनकी तरफ से आपको दी जाती है। फर्स्ट ईयर में ये आपको हॉस्टल में रखते हैं, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। लेकिन सेकंड ईयर से जो है, जब आप डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, पहले साल आपको किस वजह से हॉस्टल में रखते हैं, एक तो ये कि आपको आते साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, रिहाइश ढूँढने में 100 तरह के मसाइल होंगे, तो आपको पहले से ये रिहाइश अरेंज करके देते हैं हॉस्टल्स के अंदर। और प्लस ये है कि चूँकि आपने लैंग्वेज सीखनी होती है, तो उस सूरत में ये लैंग्वेज पीरियड असल में मेनली होता है, जिसमें ये आपको हॉस्टल में रखते हैं, ताकि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करें और लैंग्वेज अच्छे से सीखें। अगर आपको लैंग्वेज ऑलरेडी आती हो, तो या जो है जब आप लैंग्वेज सीख लेते हैं, तो उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको चूँकि रिसर्च वगैरह में चीज़ों में इन्वॉल्व होना होता है, तो उनको ये स्टाइपेंड दे देते हैं। स्टाइपेंड के साथ एडिशनल आपको पे कर देते हैं रेज़िडेंस के लिए। तो उसमें फिर स्टूडेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे भी रहना चाहे रह सकते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको और ज़्यादा जो है वो लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उनके सारे सब्जेक्ट्स आगे फिर टर्किश में आने होते हैं, तो और रिलेटिवली उनको ज़्यादा सीखनी पड़ती है। तो इसलिए उनको स्टिल जो 4 साल का प्रोग्राम होता है, उसके अंदर वो हॉस्टल में ही रखते हैं, ताकि वो कंटिन्यूअसली तुर्कों के साथ कम्युनिकेट करते हुए अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। उसके अलावा आपको वन टाइम टिकट दी जाती है, रिटर्न टिकट, एक दफ़ा जब स्टार्ट में आप आते हैं, और एक दफ़ा वापसी जब आप डिग्री कंप्लीट करके जाते हैं। अगर उससे पहले छोड़ के जाते हैं, तो उस सूरत में आपको अपनी जेब से लेनी होती है टिकट। अगर आप डिग्री कंप्लीट करके जाते हैं, तो फिर उस सूरत में रिटर्न वापसी की जो टिकट होती है, वो भी आपको मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस होती है आपकी, कोई तरह किसी भी तरह का मसला हो, आप जाके वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, और उसके आपको बिल्कुल भी चार्जेज़ हॉस्पिटल के अंदर के चार्जेज़ नहीं होते। आप जो मेडिसिन्स लेते हैं, उसमें आपको तकरीबन कह लें कि 50% आपको पॉकेट से देना होता है, बाकी गवर्नमेंट दे रही होती है। उसके अलावा यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड होता है अंडर ग्रेजुएट्स को 1700, और मास्टर्स स्टूडेंट्स को 2400, और उसके अलावा पीएचडी को 3000 मिलता है, जो कि जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी ये रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि इस वक़्त के लिहाज से ये अमाउंट इनफ नहीं है, और ये लास्ट ईयर भी इन्होंने रिवाइज़ किया, इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली रिवाइज़ करेंगे। तो ये अमाउंट जब आप अप्लाई करें, तो उस वक़्त आप दोबारा इस चीज़ को विज़िट करके देख सकते हैं कि अब क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन क्राइटेरिया के ऊपर। आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एफएससी या इंटरमीडिएट आप कह लें, उसमें आपके 70% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। आप ग्रेजुएट लेवल के लिए, यानी मास्टर्स की डिग्री के लिए या पीएचडी के लिए, आपके 75%, या जीपीए के एतबार से चलें तो 3 से ऊपर होना चाहिए। और आप अगर आप हेल्थ साइंसेज़ में, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री में आ रहे हैं, तो फिर आपके मिनिमम मार्क्स 90% से ज़्यादा होने चाहिए। ऐज क्राइटेरिया आपके सामने है, अंडर ग्रेजुएट के लिए 21 है, मास्टर्स के लिए 30 है, पीएचडी के लिए 35 है, और रिसर्च स्कॉलरशिप्स के लिए 50 है। उसके अलावा आपका जो एलिजिबल ग्रुप्स कौन से हैं, टर्की के अलावा सब कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं।
और उसके बाद ग्रेजुएट और दोज हु विल ग्रेजुएट एट द एंड ऑफ द, यहाँ पे इन्होंने लास्ट ईयर के हिसाब से लिखा हुआ है। अब जब आप अगस्त 2024 से पहले इवन 2024 से पहले, अभी 2023 चल रहा है, 2024 से पहले अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, आप लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हैं या अभी आपका लास्ट सेमेस्टर शुरू होने वाला है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा रिसर्चर्स एंड जो एकेडमिक्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उनके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 50 है। 50 ईयर्स से कम आपकी एज होनी चाहिए, पीएचडी के लिए 35। तो ये यहाँ पे आपके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है वो लिखा हुआ है, एज की लिमिट लिखी हुई है। उसके अलावा फुल टाइम स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैं, शॉर्ट टर्म स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैं और जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं। इनको भी मैं अलग से ओपन करके रखा हुआ है, आपके साथ डिटेल में इसके बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा जी, स्कोप ऑफ द स्कॉलरशिप, यहाँ पे ये सारी बातें हम कर चुके हैं कि क्या-क्या स्कॉलरशिप कवर करती है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम होते हैं, यानी आप बीएस किसी भी फील्ड में करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपने अपना लॉगिन बनाना है और उसके अंदर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है और फिर आपने एंड पे अप्लाई कर देना। तो इस हवाले से भी अगर आपको हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको दे दिया है। इसमें किसी भी तरह की मुश्किल आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के लिए भी आपको वहीं पे जाके सिस्टम के ऊपर अप्लाई करना होगा, लॉगिन के ऊपर जाके। पहले आपको लॉगिन बनाना होगा, वो कैसे बनाते हैं वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। और उसके अलावा आर्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी हैं, जिसमें मुख्तलिफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो होते हैं उनके बारे में सीखने के लिए भी यहाँ पे आप आके स्कॉलरशिप की बेस पे आके पढ़ सकते हैं। मेरिट स्कॉलरशिप क्या होता है कि आप जो टर्की स्कॉलरशिप विनर होते हैं, टर्की बुर्सलारी, तो उस उनके अंदर रहते हुए अगर आप हाई अचीवर्स हैं, तो उनके लिए फिर जितना उनको स्कॉलरशिप मिल रहा होता है, उसका 2 टाइम्स एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप इन क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करते हों, यहाँ पे सारे क्राइटेरियाज़ लिखे हुए हैं। अगर आप साइंस साइटेशन इंडेक्स पब्लिकेशंस करते हैं या आपके पास आप यहाँ पे एक इनकी रिसर्च बॉडी है, उसके ऊपर भी हम जाएँगे, उनकी भी डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं टू बी टेक के नाम से। तो अगर उनके कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी, अगर आपने जीआरई वगैरह, टॉफल वगैरह दिया हुआ है और अच्छा परफ़ॉर्म किया, उसकी बेस पे भी आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलता है। हर किसी को नहीं मिलता और हर किसी को जो मैंने अभी आपको बताया था उतना, और फिर उसके साथ आप 2 टाइम्स एडिशनल आपको मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप मतलब जो यहाँ पे सेलेक्ट होके आते हैं, उनमें फिर हाई परफ़ॉर्मर होते हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाता है। फिर आ जाएँ सक्सेस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं। पीछे जो अभी आपको दिखाए हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स थे, ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं, जिनके अंदर आप यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हों और आपको आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। वहाँ पे अगेन इसके लिए भी लॉगिन बनाना पड़ता है। आप यहाँ पे स्टडी कर रहे होंगे तो आप अप्लाई करेंगे, तो उनके अंदर से फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो उसमें ये अंडर ग्रेजुएट, यानी ये सेल्फ फाइनेंस पे आने वाले लोग जो हैं, जो स्टडी कर रहे होते हैं, वो फिर इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो पहले से सेलेक्ट होके आए होते हैं बुर्सलारी के ऊपर, उनको नहीं। ये जो सेल्फ फाइनेंस पे कर रहे होते हैं, उनके लिए ये होता है ऑप्शन कि वो 1 साल के लिए हर साल आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप उनके क्राइटेरिया में आ जाते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट्स को 1400 लिरा पर मंथ देते हैं। मास्टर्स को 2000 और पीएचडीज़ को 2750। उसके बाद आ जाएँ रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखें मंथली स्टाइपेंड 8000 लिरा लिखा हुआ है और इसके अंदर जो फुल टाइम स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर क्या होता है कि आप को सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं कि उसके अंदर क्या-क्या शामिल है। इसके अंदर आपको सिर्फ़ ये पे कर देते हैं, आपको सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी होती हैं।
और इसके लिए तरीकाकार क्या होता है कि आप अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड यहाँ पे मतलब सुपरवाइज़र ढूँढते हैं, उनके साथ प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं, रिसर्च डिसाइड करते हैं, उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेते हैं और उसकी बेस पे अप्लाई करते हैं, तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। फिर आप यहाँ पे आके 1 साल के लिए रिसर्च करते हैं और ये वाली रिसर्च जो है ना बाज़ औक़ात 1 साल से 3 साल तक भी चली जाती है, डिपेंड करता है कि आपका काम कितना बड़ा है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता रहता है। उसके अलावा यहाँ पे कातिब प्रोग्राम है जिसके अंदर जो मुख्तलिफ़ कंट्री के जो पब्लिक ऑफ़िशियल्स होते हैं, डिप्लोमैट्स, एकेडमिक्स, वो यहाँ पे आके टर्किश लैंग्वेज अगर सीखना चाहें, तो खाली टर्किश लैंग्वेज, तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप होता है और उसमें ये 7000 लीरा पर मंथ देते हैं। इससे नेक्स्ट पे आ जाएँ तो अब हमारे पास ये जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं। इसके अंदर अ, आप क्या करते हैं स्कॉलरशिप मेनली अप्लाई आप वहीं पे करते हैं। लेकिन उसके बाद आपका कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट जॉइंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें पाकिस्तान वालों के लिए जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है उसके साथ जॉइंट इनका प्रोग्राम है। जिसमें थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप अमाउंट और जो जो उसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं, वो माइनर उसके अंदर चेंजेज़ हो सकते हैं। एक ये है कि मेंस तुर्की बुर्सारी पे आप सेलेक्ट होके आते हैं, तो वो जब भी डिसीज़न लेते हैं, चेंज कर देते हैं स्कॉलरशिप। लेकिन जब आप ये जॉइंट प्रोग्राम पे आते हैं, तो उसमें ये होता है कि उनकी बॉडीज़ की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होती, तो उसमें स्कॉलरशिप अमाउंट में इज़ाफ़ा नहीं होता। तो ये इस तरह के जो हायर एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर भी और डिफरेंट यहाँ पे है। इसके अलावा अभी मैं आपको दिखाऊँगा हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के साथ भी इनका है। उसके थ्रू भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और हायर एजुकेशन कमीशन का डिफरेंट जो टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ डायरेक्ट भी है और इस तरह तुर्की बुर्सलारी के साथ भी है उनका। तो उसके थ्रू आप अप्लाई करके आ सकते हैं। फिर आ जाएँ एप्लीकेशन कैलेंडर के ऊपर तो इसके अंदर 10 जनवरी ऑलमोस्ट इस डेट के आस-पास ये स्कॉलरशिप अनाउंस करेंगे और आपको तकरीबन 1 महीने का टाइम देंगे। आप उसमें एप्लीकेशन अपना सारा डाटा एंटर करेंगे, आपकी एजुकेशन एक्सपीरियंस सब कुछ अपना जो रिसर्च करने के लिए आना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे मास्टर्स और पीएचडी वाले ज़ाहिर है उनकी रिसर्च भी होगी, तो उसके अंदर लेटर ऑफ इंटेंट होगा। लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर आपकी जो रिसर्च है रिसर्च प्लान है, आप आगे आके क्या स्टडी करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के लिए और टर्की के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए, ऐसी रिसर्च आप सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा उस रिसर्च को सेलेक्ट करने का सोर्स क्या हो सकता है कि ऐसी अच्छी रिसर्च आप सेलेक्ट करें कि आप जो है वो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ। वो मैं अभी आपको एक वेबसाइट दिखाऊँगा, वहाँ पे जाके आप जिस भी टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट है, उसके अंदर डालें और देखें कि उसके ऊपर पहले क्या काम हो चुका है और आप उससे डिफरेंट क्या कर सकते हैं, ताकि आप इनको अट्रैक्ट कर सकें। उसके अलावा यहाँ पे अब उन्होंने बताया कि पहले आप एप्लीकेशन डालते हैं, फिर आपका एक इनिशियल स्क्रीनिंग होती है। इनिशियल स्क्रीनिंग से जो सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू के बाद जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। तो कह लें कि अ, पाकिस्तान से 200-300 लोगों का इंटरव्यू होगा और उसमें फिर आप देखेंगे कि आप क्या-क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि आप स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो जाएँ। रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है, फिर उसके बाद जो है वो आपको वीज़ा और ये वो चीज़ें करनी होती हैं, अपनी डिग्रीज़ अटेस्ट पहले से करवा के रखते हैं आप लोग। अगर नहीं करवाई होती तो उस वक़्त जब आपको 1-2 महीने का टाइम मिलता है, फिर काफ़ी भाग-दौड़ होती है, तो इससे लिए बेहतर होता है कि अगर आप पहले से अपनी डिग्रीज़ अटेस्ट करवा के रखें और उसके अलावा इनको ये आपसे आप जहाँ से भी डिग्री लेंगे, चूँकि आपकी डिग्री उसमें होगी इंग्लिश में होगी, तो ये टर्किश ट्रांसलेशन उसकी माँगेंगे, उसकी अटेस्टेशन वग़ैरह माँगेंगे, वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। उसके अलावा जो सक्सेस स्कॉलरशिप मैंने आपको दिखाया, एक मेरिट स्कॉलरशिप दिखाया, तो उनका ऑलमोस्ट ये ड्यूरेशन होता है मतलब अप्लाई करने का कि आप अप्लाई करते हैं, इवैल्यूएशन होती है और रिज़ल्ट आ जाता है।
रिसर्च स्कॉलरशिप के जो है ना वो राउंड होते हैं, 4 राउंड इनके चलते हैं और उसमें आपको यहाँ पे सामने डेट्स दी हुई हैं। टाइम शॉर्ट है, मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें आपको दिखाना ज़रूरी है। यहाँ से आप लॉगिन क्रिएट करते हैं, अपना नाम, लास्ट नेम अगर किसी का नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं या अपने जो फर्स्ट नेम है उसी को ही वापस रिपीट कर दें। मिडल नेम बाज़ औक़ात नहीं होता तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो फर्स्ट नेम है उसी को रिपीट कर सकते हैं। ये यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आई अप्रूव करें, सेव करें। जो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी दी होगी उस पे आपको एक लिंक आएगा, उससे आप क्लिक करके तो आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली की इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, ये वो चीज़ें जो है ना वो सारी आपको यहाँ पे लिखनी होगी और डालनी होगी। तो फिर जो है आप एंड पे आपको आएगा ऑप्शन कि आप अप्लाई कर दें और अप्लाई करते हुए आप जॉइंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं या खाली बुर्सलारी पे करना चाहते हैं, वो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उसकी बेस पे जो है वो फिर आपकी स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाएगी, सिलेक्शन स्क्रीनिंग। अब इसका प्रोसीजर आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप पहले अपना प्रोफ़ाइल क्रिएट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, उसके बाद अपनी हाँ, यहाँ पे आपको ये देते हैं जब आप उसके अंदर डालते हैं ना कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या आपकी प्रीवियस एजुकेशन किस में है, तो उसके बेस पे ये यूनिवर्सिटीज़ आपको रिकमेंड करते हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ को आप सेलेक्ट उनमें से 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है कि 10-12 यूनिवर्सिटीज़ बता दें कि उनमें से जिसमें भी आपको प्लेस किया जाएगा, आप चले जाएँगे। तो उसमें ज़्यादा चांसेस बढ़ाने का जो तरीका है, वो ये है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करें जो छोटे सिटीज़ के अंदर हैं। उनको सेलेक्ट करेंगे तो आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएँगे। लेकिन ये है कि इस स्टेज पे यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करते हुए कोशिश करें थोड़ी रिसर्च करके करें। सिर्फ़ सिलेक्शन के ऊपर ना जाएँ, जो रिसर्च के लिए आना चाहते हैं वो ये चीज़ भी देखें कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या हैं और आप जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट से हैं वहाँ पे उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट का कोई पर्सन मौजूद है, उनका प्रीवियस कोई काम उस तरह का मौजूद है या नहीं है। अदरवाइज़ थोड़ी मुश्किलात होती हैं। आपका जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो आप अपलोड करते हैं, तो उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट सारे रिव्यू करने के बाद जो है वो अप्रूव एप्लीकेशन कर देते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट होती है, फिर जो है आप स्क्रीनिंग के बाद एक्सपर्ट इवैल्यूएशन होती है। फिर उसके बाद जो अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं उनका टेस्ट हो सकता है, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री एंड लॉजिक क्वेश्चंस उसमें हो सकते हैं, 30 क्वेश्चन का होगा वो टेस्ट। अगर आप वो टेस्ट में पास कर जाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। जो ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनका टेस्ट नहीं होता। वो प्रीलिमिनरी असेसमेंट, एक्सपर्ट इवैल्यूएशन के बाद डायरेक्टली इंटरव्यू पे आ जाते हैं और इंटरव्यू से जो फाइनल फिर असेसमेंट हो जाती है कि किस पर्सन को मोस्टली जो है ना ये जितने लोगों को इन्होंने हर साल बुलाना होता है ना उसका डबल को इंटरव्यू करते हैं और फिर उसमें से फाइनलाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेशर्स गाइड है, इसके अंदर इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं स्कॉलरशिप के हवाले से। यहाँ पे आके आपको क्या-क्या करना होगा, उन चीज़ों के हवाले से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। आप पीडीएफ फॉर्म में ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप आके देख सकते हैं और इसको डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। इसके अंदर जो बातें हैं, उसके अंदर आपकी स्कॉलरशिप कब डिडक्ट हो सकती है। अगर आप लैंग्वेज पीरियड के अंदर हैं और आप अटेंडेंस में एक होता है, मार्जिन होता है कि इतनी एब्सेंस के बाद आपकी इतने परसेंट स्कॉलरशिप कट जाएगी और अगर आप कंटिन्यूअसली रहते हैं तो टर्मिनेट हो जाएगी। डिफरेंट स्टेजेस पे इनके वो स्कॉलरशिप डिडक्शन और टर्मिनेशन के हैं। पीएचडी वालों का कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम के साथ भी लिंक होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। और पार्शियल लॉस ऑफ स्कॉलरशिप भी हो सकता है, स्टडी स्पेंड हो सकती है, आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आपको डिपार्टमेंट चेंज और जो एकेडमिक्स लीव्स ऑफ एब्सेंस
इसके हवाले से डिपार्टमेंट चेंज के हवाले से नॉर्मली ये स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन अगर आपके पास वाकई जेन्युइन रीज़न हो तो उसकी बेस पे आपकी चेंज भी हो सकती है। लैंग्वेज एजुकेशन एंड प्रोफिशिएंसी आपको टेस्ट पास करना होता है यहाँ पे लैंग्वेज से डिपार्टमेंट जाने के लिए। तो उसमें C1 का टेस्ट होता है जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट क्राइटेरिया, कहीं पे 60% होते हैं मार्क्स लेने होते हैं, कहीं पे 70%। C1 का एग्ज़ाम और वो पास हो जाता है मोस्टली। शायद ही कोई ऐसा बंदा हो, मोस्टली मेरे नॉलेज में जो है वो जितने भी लोग आते हैं वो पास कर देते हैं ये उनको, या वो हो जाते हैं, अल्टीमेटली वो डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। और उसके अलावा डिफरेंट फ़ील्ड्स के लिए, डिफरेंट लेवल ऑफ स्टडीज़ के लिए कितनी देर स्कॉलरशिप मिलता है, और स्कॉलरशिप एक रेगुलर स्टडी का पीरियड के बाद एडिशनल कितनी देर के लिए। मास्टर्स वालों को 6 मंथ्स मिलता है और पीएचडी वालों को 1 ईयर मिल जाता है एक्स्ट्रा, और उसमें जितनी आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिल रही होती है उसका 50% डिडक्ट हो जाता है। ये फर्दर कुछ लिंक्स हैं यहाँ पे आके, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन है, ये वो यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। टर्की आपको क्यों आना चाहिए, उस हवाले से चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप टर्की में आपको स्टडी क्यों करना चाहिए, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आपके पास, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम डाइवर्सिटी किस तरह की है, मल्टीकल्चरल लाइफ है आपके पास, नेचुरल ब्यूटीज़ टर्की की डिफरेंट उन्होंने दिखाई हुई हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जो बड़ी मतलब टर्की पूरा ही आप कह सकते हैं कि खूबसूरत है। उसके बाद हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज है, उसके इसके ऊपर इवन इनके शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाते हैं मुख्तलिफ इनके। तो उसके अलावा रिसर्च से रिलेटेड शॉर्ट वो होते हैं, आप कह सकते हैं कोर्सेज होते हैं जो करवाते हैं। उसके अलावा इनका टूरिज़्म से रिलेटेड मुख्तलिफ आपको अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाते हैं, वो कोर्स का पार्ट होती है। तो इस तरह करके स्टूडेंट फ्रेंडली कितने हैं, हॉस्पिटेबल टर्किश पीपल हैं यहाँ पे। यानी ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इनको डिटेल से पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे तेज़ मरकज़ी के अंदर। तेज़ मरकज़ी में यहाँ पे आप जिस भी टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, यहाँ पे उसके कीवर्ड्स डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे वेस्ट स्टेबलाइज़ेशन पॉइंट्स पे मैंने रिसर्च की है। तो वो मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखाता हूँ। पॉन्ड्स, ठीक है जी। स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स डिफरेंट तरह से लिखा जा सकता है। हाँ, नहीं यहाँ पे भी एक आई होना चाहिए। अच्छा जी, तो वे स्टेबलाइजेशन पॉइंट्स लिख के मैंने यहाँ पे एंटर किया तो इसने मुझे दिखा दिया कि इससे पहले कितने लोगों ने यहाँ पे काम किया हुआ। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स निकलते हैं तो आप समझ लें कि उतने चांसेस आपके कम होना शुरू हो जाते हैं कि ये। और दूसरी बात ये है कि आपका इसके अंदर रीसेंट कितनी रिसर्च हुई हुई है। इसमें मैं अभी डिफरेंट टर्म्स डाल के आपको दिखाऊंगा। तो इसमें टोटल आप कह सकते हैं कि 2 पीएचडी की रिसर्च हुई हुई है और 2 ही जो है वो मास्टर्स के थीसिस हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस वजह से मैंने चूँकि इस पे काम किया तो मेरे लिए एक रीज़न सिलेक्शन की ये भी थी। इसके अलावा जो हाफ़िज़ कुरान होते हैं वो उनकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और रिसर्च का आपका टॉपिक अगर तो रिसेंटली उसके ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है, या तो ऐसा टॉपिक होना चाहिए, या ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसमें ज़्यादा काम हुआ ही ना हो। तो ऐसे टॉपिक के ऊपर आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर आ जाएँ यहाँ पे तुबी तक का मैंने आपके साथ ज़िक्र किया। इनके अंदर यहाँ पे अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो ये वाले डिफरेंट इनके प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर आप ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो यहाँ के रिसर्चर के साथ, सुपरवाइज़र के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं। ये डिफरेंट उन्होंने ऑप्शंस दी हुई है, हर एक के अंदर बजट डिफरेंट होता है।
उस बजट लिमिट के अंदर रहते हुए आप जो है वो काम करते हैं, रिसर्च प्लान करते हैं और उसको करते हैं यहाँ पे आके। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हुए इनमें से कोई भी अगर आप किसी पे काम करते हैं तो इस पे भी आपको रिसर्च स्कॉलरशिप मिलता है। और उसके अलावा जो उस प्रोजेक्ट में होने वाली कॉस्ट है, आपको कोई केमिकल चाहिए, कोई टेस्टिंग मटेरियल चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, तो वो भी ये आपको प्रोवाइड करते हैं, बजट देते हैं और उसके अंदर रहते हुए आपने चीज़ों को करना होता है। इसके अलावा और तो ये इसी में से जो पीछे वाला है, उसी में से आगे मैंने निकाले हैं। आप इनको डिटेल से देख सकते हैं। आपको अगर टर्किश में फॉर एग्ज़ाम्पल ये पढ़ने में मुश्किल होगी डेफ़िनेटली, तो आप क्या करें, राइट क्लिक करके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। या जो है यहाँ से कॉपी करके ट्रांसलेटर पे डाल दो। बाज़ औक़ात लोगों को ये ऑप्शन नहीं नज़र आता कि ट्रांसलेट टू इंग्लिश, तो यहाँ से कॉपी करके आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मुश्किल हो तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मदद ले सकते हैं। इसमें जो डेट्स हैं कि कब-कब आप अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ें दी हुई हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से डिफरेंट वो टाइम्स हैं। फिर आ जाएँ कि यहाँ पे जो है वो जैसे मैंने आपको कहा कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इन्होंने जो है वो एग्रीमेंट किया हुआ है, तो उसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन के साथ जो है वो इन्होंने इसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के साथ भी इन्होंने किया हुआ एग्रीमेंट, हायर एजुकेशन कमीशन के साथ भी किया हुआ है। तो ये यहाँ पे देखें ना, तो इसके अलावा इनका पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम है हायर एजुकेशन कमीशन का, उसके अंदर आप आ सकते हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके अलावा यहाँ पे आ जाएँ, तो यहाँ पे ये आप देखें कार्शलक्सिस बुर्स başvurular। बहुत सारे स्कॉलरशिप ऐसे होते हैं जिसमें आपको उसका पे बैक करना होता है, लेकिन ये वाले स्कॉलरशिप उन्होंने यहाँ पे बताए हैं कि इसका पे बैक नहीं करना। और इसके अंदर एक तो वो मेन स्कॉलरशिप है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस ऐसी बनी हुई हैं। ये दैरनेई लिखा हुआ है ना, दैरनेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइज़ेशन। यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसी हैं जो कि फ़ॉरेनर्स को स्कॉलरशिप देती हैं और ये उन सब के नाम यहाँ पे लिस्ट हुए हुए हैं। ये लिंक्स मैं डॉक्टर साहब के साथ शेयर कर दूँगा। आप वहाँ से इसको विज़िट करके तो यहाँ पे हर एक के अंदर जाके डिटेल में कि उसकी एप्लीकेशन क्राइटेरिया क्या है, वो क्राइटेरिया को अगर आप फुलफ़िल करते हो, बहुत सारी हैं यहाँ पे देखें ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन मैंने यहाँ पे सारी हो सकता है आपको दिखा भी ना पाऊँ, इतनी ज़्यादा हैं। तो अगर आप वहाँ से नहीं विन कर सकते तो यहाँ पे आपके पास ये वाली अपॉर्च्युनिटी होती है कि इनमें से किसी के अंदर आप अप्लाई करके तो स्कॉलरशिप विन कर लें। उसके अलावा एक दयानत बुर्सलारे इनके होते हैं स्कॉलरशिप्स, जिसमें आप हाई स्कूल के लिए 9 क्लास से लेके 12 तक की क्लासेस के लिए स्कॉलरशिप होते हैं। उसके अंदर भी इसी तरह अप्लाई करते हैं, उसके बाद इवैल्यूएशन होती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की इवैल्यूएशन होती है और उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है। इसमें यहाँ पे इनके जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, उसमें ख़ास तौर पे ये जो दयानत स्कॉलरशिप है, दयानत लफ़्ज़ से या आप समझ लें कि दीनी पढ़ाई को ज़्यादा ये टारगेट करेंगे। तो आप इनके अंदर आके यहाँ पे जो इनके डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, इवन आप देखें हाफ़िज़ प्रोजेक्ट्स स्कूल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो ये वाले स्कॉलरशिप्स को आप जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पाकिस्तान के अंदर मारिफ स्कूल्स हैं, उनमें अगर आप पढ़ते हैं तो उनके लिए अलग से एक अपॉर्च्युनिटी होती है कि उनमें से एक तो ये दूसरी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज से लोग लेंगे। इसके अलावा जो मारिफ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से कोटा होता है, तो उसमें भी सिलेक्शन होती है। यहाँ पे एक उस्कुदार अमेरिकन लिसे है यानी हाई स्कूल है, उसकी अलग से उन्होंने बताई हुई है सारी चीज़ें कि हमारे पास कौन-कौन से क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करें तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो उसकी बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा था, मैंने क्विकली इन चीज़ों के अंदर से गुज़रने की कोशिश की है, फिर भी जो मुझे टाइम दिया गया था उससे थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, उसके लिए माज़रत चाहूँगा।
आपका स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।